नमस्कार, मैं अमर खान। हर माँ बाप की यह कोशिश होती है कि उसका बेटा हो या बेटी इंजीनियर बने, आईएएस अफसर बने, आईपीएस अफसर बने या बड़े किसी पोस्ट पर तैनात हो जाए। उसकी शुरुआत होती है उसकी पढ़ाई से और लिखाई से। एक बच्चे का यदि मन है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसने अपने माँ बाप को ये बात बोली है, तो माँ बाप उस तैयारी में लग जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। चाहे उन्हें कहीं से कर्ज लेना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी पैसा इकट्ठा करना पड़े, वो करते हैं। दुनिया के अंदर माँ बाप ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो चाहती है कि हमसे ज्यादा तरक्की करे हमारा बेटा या बेटी। दुनिया में हर इंसान जलता है दूसरे की तरक्की से, लेकिन मां और बाप दो कुदरत की नेमतें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में कि वो चाहते हैं कि हमसे ज्यादा आगे बढ़े, हमसे ज्यादा पैसे कमाए, हमसे ज्यादा शोहरत कमाए, हमसे ज्यादा तरक्की करे। उन्हीं मां बापों से एक मां बाप थे पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर के, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारी एक बेटी है, वो बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। उसके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया, पैसे दिए, मेहनत की, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। और बेटी ने भी मेहनत कर कर अपने आप को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो डॉक्टर बन गई। कलकत्ता का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है आरजे कर मेडिकल कॉलेज। उस कॉलेज में आकर वो लड़की एज ए ट्रेनी डॉक्टर काम करने लगी। जब ट्रेनी डॉक्टर काम करने लगी, वक्त बीतता गया, दोस्त बनते चले गए, स्टाफ से जानकारी होने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करके, खाना खा के उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। उसी हॉस्पिटल में एक सेमिनार हॉल था। अमूमन वो बंद होता था, उसकी चाबी स्टाफ के पास होती थी, लेकिन उस दिन वो सेमिनार हॉल खुला हुआ था। वो लड़की खाना खाकर उस सेमिनार हॉल में तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास चली गई और वहां जाकर आराम करने लगी। उस सेमिनार हॉल में मरीजों के लिए बेड, कुछ कुर्सियां, गद्दे वगैरह होते थे। लड़की ने वहां पर आराम किया। उसी रात जब सुबह 5 बजे सेमिनार हॉल को खोला गया, खोला क्या, जब वहां से लोग गुजर रहे थे, खुला तो हुआ ही था, गुजर रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा अंदर जाकर तो उस लड़की की लाश पड़ी है। उस लड़की की हत्या कर दी गई, लड़की को मार दिया गया। जैसे तैसे उस लड़की की डेड बॉडी को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह सामने आया कि उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, दुष्कर्म किया गया है, घिनौने तरीके से। उसके शरीर पर जख्मों के निशान हैं, उसकी आंखों से, कानों से, मुंह से खून बह रहा है। विभत्स करने वाला यह दृश्य, डरावना दृश्य। चारों तरफ शोर मच गया, पूरे कॉलेज के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया। आखिर किसने किया, कौन है वो दरिंदा? कुछ सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ और सबूत जुटाए गए और पता लगा कि उसी हॉस्पिटल में एक होमगार्ड की तरीके की नौकरी होती है पुलिस की। उसी हॉस्पिटल में पुलिस की नौकरी करने वाला एक शख्स जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय ने इस कांड को अंजाम दिया है। उसने बलात्कार किया है, रेप किया है उस लड़की का, और उसके बाद बड़े ही दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। संजय रॉय को जब गिरफ्तार किया गया
उसके फोन से, उसके ब्लूटूथ से कई सारे सबूत मिले जो इस बात को सच साबित करते हैं कि उसी ने इस कांड को अंजाम दिया है। उसने इस बात को कबूल भी लिया, उसने ये मान लिया कि हां ये सब मैंने किया है। संजय रॉय उस रात पहली बार 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचा था। उसके बाद वो चला गया। जब पता लगा कि कहां गया तो वो कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में गया हुआ था किसी अपने दोस्त के साथ। वो वहां से वापस आया, वो फिर गया, फिर उसी एरिया में गया और रात को 3 बजे के आसपास जब वो वापस आया तो उसी सेमिनार हॉल में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस मासूम लेडी डॉक्टर का बलात्कार किया। बलात्कार तक की बात सीमित नहीं रही, उसके बाद उसकी हत्या भी की। जघन्य तरीके से उसके शरीर पर चोटें भी पहुंचाई, उसको जख्मी किया। चारों तरफ से खून उसके शरीर से बह रहा था। जब यह क्लियर हो गया, यह कंफर्म हो गया कि संजय रॉय ही वो शख्स है जिसने यह किया है, अस्पताल के अंदर हंगामा मच गया। नेताओं में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पुलिस महकमे के अंदर, प्रशासन के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। हलचल होनी शुरू हो गई कि ये हुआ तो हुआ क्या। पुलिस ने छानबीन की, वहां के कमिश्नर विनीत गोयल भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी इसमें इंसाफ दिलाने की बात कही। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। उधर ममता बनर्जी की सरकार है, उसके बावजूद वो भी धरना दे रही है, रैली निकाल रही है इसके खिलाफ। उधर बीजेपी निकाल रही है, उधर कांग्रेस निकाल रही है। रैली, धरना, प्रदर्शन, ये सब चल रहा है, लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा कि यह सब बढ़ता क्यों जा रहा है। रेप शब्द, दुष्कर्म शब्द, ऐसा लगता है कि आजकल की जिंदगी में एक आम शब्द हो गया है। हर रोज सुनने को मिलता है, हर रोज सुनते हैं लोग। सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, चले जाते हैं अपने काम धंधों पर, लग जाते हैं अपने परिवार के पालन पोषण में। क्या करें, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है इनको रोकने की, सरकारों की जिम्मेदारी है, बड़े बड़े अफसरों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो इस चीज को रोक ही नहीं पा रहे हैं। 10-12 साल पहले एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, ऐसे ही जघन्य अपराध था वो भी। उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह के रेप कांड हुए, जघन्य अपराध हुए, और फिर भी होते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे का कारण जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता। सरकार आती है, वादा करती है सब कुछ ठीक करने का, और फिर सरकार में बैठ जाते हैं, फिर नॉर्मल सी जिंदगी हो जाती है, और धीरे धीरे फिर इस तरह के गुनाह सड़कों पर, घरों में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब सरकार तक ये बात पहुंचती है कि वहां इस तरह का हत्याकांड हो गया है, रेप हो गया है, ठीक है हम इसको इंसाफ दिलाएंगे। जो आदमी मर गया, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई, जिसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, अरे तुम इंसाफ दिलाने की बात कहकर फिर अपनी सरकार में चले जाओगे, फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओगे, अपने घर चले जाओगे, आस पड़ोस के लोग भी अपने घर चले जाएंगे भला बुरा कहकर कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लगातार लड़ने का किसके पास टाइम है कि इन चीजों से लड़ा जाए? लेकिन नहीं, जो मेन वजह है इन चीजों की, लोगों की जो मानसिकता है, वो कहां जाकर रुक रही है, कहां जाकर शुरू हो रही है, वो कैसे बदली जाएगी? कैसा माहौल हमें अपने शहर के अंदर, अपने देश के अंदर बनाना है ताकि इस तरह की मानसिकता लोगों की बदल जाए? उस चीजों पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही। और मेरी तो
मेरा तो यह मानना है कि सब सरकारों की देन है, कोई सख्त कानून नहीं है। कोई इस तरह से मेंटल डिस्टर्ब लोग जो समाज के अंदर रह रहे हैं, इज्जत के साथ रह रहे हैं, वो कभी भी कोई ऐसा हादसा कर सकते हैं या कर देते हैं या कर देंगे। ऐसे माहौलों को सुधारने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। इसी बीच में जब संजय रॉय की मां से यह पूछा गया कि आप क्या कहती हैं, आपके बेटे ने इतना बड़ा निर्मम हत्याकांड कर दिया, रेप कर दिया किसी की बेटी के साथ, तो जानते हो उसकी मां ने क्या कहा? उसकी मां कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो मेरे घर का पूरा खर्च उठाता था। उसकी बीवी थी, उसको कैंसर था, कैंसर में इसने बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन वो बीवी बच नहीं सकी, मर गई, उसकी मौत हो गई। मेरा बेटा आज भी पूरे घर का खर्च उठा रहा है। मैं तो चाहती हूं कि मेरे बेटे जैसा बेटा हर घर में पैदा हो। बताइए बताइए, उसका खर्च वो बेटा उठा रहा है, घर में पैसा दे रहा है, खर्चा पानी दे रहा है। इसका मतलब यह है उस मां की नजर में कि वो किसी का बलात्कार कर दे। वो ये भी नहीं कह सकती कि मेरे बेटे ने गलत किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी माएं, आज का ये कलयुग, इसको घोर कलयुग कहा जाता है, इसी को कलयुग कहा जाता है। यदि अपनी बेटी के साथ होता तो उस मां को पता लगता। मैं मां को गलत नहीं कह रहा हूं, मां शब्द को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मां की उस सोच को गलत कह रहा हूं जो वो ये कह रही है कि ऐसा ऐसा बेटा हर घर में होना चाहिए। कितनी खतरनाक सोच है, कितनी खतरनाक मानसिकता है कि आप मेरा खर्चा चलाते रहिए, मेरे घर को पालते रहिए, आप कुछ भी कर लें, आप मेरे बेटे हैं, बहू हैं, दामाद हैं, चाचा है, भतीजे हैं, आप कुछ भी कर रहिए, मैं उसको सही ठहराऊंगी। उस मां ने उस बात को सही ठहराया कि मेरे बेटा जैसा हर घर में बेटा होना चाहिए। मुझे मेरा बेटा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा खर्च उठाता है। तो यह मानसिकता देश को बर्बादी की तरफ, नरक की तरफ ले जा रही है। एक तरफ हम तरक्की की बात करते हैं, दूसरी तरफ मानसिक तौर पर दिवालिया हो रहे हैं। जब तक मानसिक तौर पर हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, मानसिक तौर पर स्ट्रांग नहीं बनेंगे, मानसिकता उच्च स्तर की नहीं होगी, साफ सुथरी नहीं होगी, तो इस तरह के हादसे हमारे देश में रुकने वाले नहीं हैं, होते रहेंगे। सख्त कानून जब तक नहीं बनेंगे, सख्त सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी, जब तक लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। ममता बनर्जी अलग धरना दे रही है, कांग्रेस अलग धरना दे रही है, बीजेपी अलग धरना दे रही है, रैलियां निकाल रहे हैं। उनको तो मौका मिल गया अपनी पब्लिक इकट्ठी करने का। बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए भी, और सरकार में बैठे लोगों के लिए भी, और प्रशासन के लोगों के लिए भी। अरे प्रशासन के लोग तो समझदार होते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, इतनी मुश्किल मुश्किल परीक्षाएं पास कर कर आते हैं। वो अपने दम पर देश को चलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो क्यों इन नेताओं की गुलामी करते हैं? क्यों नेताओं के चरण चुंबक बने हुए हैं, चमचे बने हुए हैं, भक्त बने हुए हैं? मेरी तो गुजारिश है कि आप सब नेताओं की बातों को छोड़कर अपना जो ज़मीर आपका कहता है, आपका जो मन कहता है, जिस वजह से आप ये आईएएस आईपीएस अफसर बने हो, इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, इस सोच को आगे बढ़ाओ, समाज में लेकर जाओ, ताकि समाज सुधरने की राह पर चल सके। सारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके पापा को जब बुलाया गया तो मतलब उसको पैसे देने की बात की गई कि आप पैसा ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं पैसे का करूंगा क्या करना है मुझे पैसे का? मेरी बेटी चली गई, मुझे न्याय दो, मुझे इंसाफ दो, और आने वाले समय में ऐसा उदाहरण पेश करो कि किसी की बेटी के साथ इस तरह का ये जो हादसा हुआ है, इस तरह की जो घटना हुई है, वो ना हो पाए। हमें और आप सबको सोचने की जरूरत है, और देश के अंदर बैठे हुए करप्ट लोगों की और मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके आम जनों की मानसिकता को सुधारने की जरूरत है।
कठोर दंड देने की जरूरत है, सख्त कानून बनाने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।